Hello friends, my name is Nikhil Chani and you're watching Endeavor Academy, and today we are going to start part 3rd of our NEET PYQ crash course. So let's begin. Let's start from question number 21. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A object flying in air with a velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the larger piece will be. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? एक लार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इसको मान लेते हैं ये प्लेन है हमारे पास, ये फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते करते एयर में सडनली ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो प्लेन था इसकी वेलोसिटी दे रखी है कि किस वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। तो वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप। एंड जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक टू पार्ट्स में होता है, एक और ब्रेक होता है किस रेशियो में ब्रेक हो रहा है, वो 1:5 में। मीन्स अगर इस पूरे प्लेन को अगर हम 6x मानते हैं तो ये ब्रेक फर्स्ट पार्ट किस में ब्रेक हो रहा है, 5x में, एंड सेकेंड पार्ट हो रहा है 1x में। 1x एंड 5x दो पार्ट में हमारा प्लेन है ब्रेक हो जाता है। एक पार्ट स्मॉलर पार्ट है एंड दूसरा पार्ट को हमने बोला है कि वो लार्ज पार्ट है। अब जो स्मॉलर पार्ट है इसकी हमें वेलोसिटी गिवन है कि किस वेलोसिटी से ब्रेक होने के बाद मूव करेगा। तो वेलोसिटी है हमारे पास में 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। एंड ये जो लार्जर पार्ट है 5x जिसका मास है, ये पार्ट हमारा मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसके अंदर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है हमेशा, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किए गए हों। तो ये जो प्लेन का सिस्टम है हमारा, इस पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं किया गया। ये प्लेन हवा में फ्लाई कर रहा था, फ्लाई करते करते अचानक से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। फर्स्ट पार्ट मूव कर रहा है हमारे इस वेलोसिटी से एंड सेकंड पार्ट मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। तो पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स हमने एक्ट नहीं किया, इस पे एक्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? जो मोमेंटम था इनिशियल वो किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल। तो जो इनिशियल मोमेंटम था पूरे सिस्टम का वो मान लेते हैं हम क्या था, m मल्टीप्लाइड बाई v। और जो फाइनल मोमेंटम है तो फाइनली ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, स्मॉलर पार्ट एंड लार्ज पार्ट। तो उसको हम लिख लेते हैं m1v1 एंड m2v2। मीन्स जो सिस्टम था इसका इनिशियली जो मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम वो दोनों इक्वल होगा। इनिशियली हमारा प्लेन सिंगल पार्ट में था तो इसलिए हमने m इंटू वी लिखा, एंड जो फाइनल मोमेंटम है उसमें हमारा प्लेन दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम प्लस सेकेंड पार्ट का मोमेंटम, ये जो टोटल ओवरऑल मोमेंटम है ये हमारा जो प्लेन का इनिशियल मोमेंटम था उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास क्या गिवन है हमने? अब मान लीजिए ये स्मॉलर पार्ट 1x है एंड जो बिगर पार्ट है 5x है, तो ओवरऑल हमारा प्लेन का मास क्या हो जाएगा? 6x। तो उसको लिख देते हैं 6x मल्टीप्लाइड बाई, अब पूरे प्लेन की हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, विच इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जो स्मॉलर मास है वो कौन सा है हमारे पास? 1x का, एंड इसकी वेलोसिटी गिवन है हमें 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप। अब जो बिगर पार्ट है इसका मास क्या लिया हमने? 5x, एंड इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं v2 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा। तब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके लिए हम देखते हैं ये जो x है इसको हम दोनों साइड से रिमूव कर सकते हैं कॉमन लेके। तो यहाँ हमें क्या मिला? 120 आई कैप माइनस, अब ये जो 100 आई कैप है इसको अगर हम उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा? 100 आई कैप 120 आई कैप माइनस 100 आई कैप प्लस 150 जे कैप माइनस 35 जे कैप, एंड सिमिलरली ये मिल जाएगा हमें माइनस 72 के कैप, एंड ये जो प्लस 8 है इसको जब हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 के कैप, विच विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई v2 वेक्टर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे?
20 आई कैप प्लस 115 जे कैप माइनस 80 के कैप विच इज इक्वल टू 5 इंटू V2 वैक्टर। इसको पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें V2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आ जाएगी 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। सो जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। सो इस वेलोसिटी से हमारा जो लार्जर मास होगा, बिगर मास, वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा जब हमारा प्लेन दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second and the second part of mass 2 kg move with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है, हमारे पास में एक सिंगल रॉक थी, इस रॉक को हमने एक्सप्लोड किया। जब इसमें एक्सप्लोजन डाल के हम इसको एक्सप्लोड करते हैं तो ये 3 पार्ट में ब्रेक होती है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 kg का एंड ये मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है 2 kg का एंड ये मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड जो थर्ड पार्ट है उसको हमने नाम दिया M3 एंड ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब जब ये तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट कैसे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इनको 3 एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर दिया, X, Y एंड Z एक्सिस। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास इज। तो हमें इस M3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि M3 जो थर्ड पार्ट है इसका मास क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जो भी पूरा सिस्टम है हमारा, इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसके सिस्टम के ऊपर हमारे कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्ट किया नहीं, जो भी फोर्सेज सारे इंटरनल फोर्सेज है। तो हमारी जो रॉक थी वो इनिशियली किस कंडीशन भी थी, रेस्ट की कंडीशन भी थी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि हमारी रॉक की इनिशियल की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। अब जो P इनिशियल है, P इनिशियल का मान लेते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अब फाइनली क्या होता है, जब एक्सप्लोजन के बाद में 3 पार्ट्स में ब्रेक होती है, तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं M1V1, सेकेंड पार्ट को हम डिनोट कर देते हैं M2V2 से एंड थर्ड पार्ट को डिनोट कर देते हैं M3V3 से। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट था हमारा रॉक, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। तो इससे हमें क्या मिला कि जो इनिशियल मोमेंटम था हमारे सिस्टम का, इनिशियली मोमेंटम क्या था हमारे पास में, इसको 0 को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 था। तो अब ये जो पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने किसके इक्वट कर दिया, 0 के। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो M3V3 की वैल्यू होगी, M3V3 लिख लीजिए, या फिर जो P3 है, मतलब मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P1 प्लस P2। ये लिख सकते हैं कि जो थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम है वो फर्स्ट एंड सेकंड के सम के जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हम P1 एंड P2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब P1 एंड P2 की वैल्यू क्या होगी, P1 है हमारे पास में M1V1 मीन्स फर्स्ट पार्टिकल का मास क्या लिया है हमने, 1 kg एंड डायरेक्शन क्या लिए, 12 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप डायरेक्शन। तो मीन्स ये हो जाएगा 12 आई कैप। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, P1 की वैल्यू 12 आई कैप प्लस, अब जो P2 था, P2 की वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड इन Z डायरेक्शन। तो मीन्स 8 जे कैप और इसका मास है 2 kg। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई 16 जे कैप, P2 की वैल्यू। तो वो यहाँ पुट कर देते हैं 16 जे कैप। तो इससे हमें P3 की वैल्यू क्या मिल गई, 12 आई कैप एंड माइनस 16 जे कैप। अब P3 ये क्या, P3 की वैल्यू किस फॉर्म में गिवन है, हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो हम अब P3 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो अगर जब P3 का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20। तो हमारे पास है P3 का मैग्नीट्यूड आ गया कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम उसका 20 होगा। अब इस P3 को हम, अभी P3 किस फॉर्म में ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P3 किसके इक्वल होगा, मास मल्टीप्लाइड बाई m3 इंटू V3 के इक्वल। अब जब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं P3 का, तो V3 का भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इसकी डायरेक्शन नहीं लेंगे हम। तो P3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 20, m3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एंड V3 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 4। तो इससे m3 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 5 kg। में जो थर्ड पार्टिकल होगा हमारा, थर्ड रॉक का पार्टिकल, उसका मास होगा 5 kg। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, मास ऑफ अ पर्सन एंड राइफल टुगेदर इज 100 kg, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity of 800 meters per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person are. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमारे पास में एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, गन है प्लस पर्सन है, और इसके साथ में क्या होगा, गन्स में जितनी भी बुलेट्स है, इस सबका मास हमें इनिशियल क्या दिया हुआ 100 kg। मीन्स जब पर्सन ने बुलेट फायर नहीं की थी गन से, उस केस में क्या था, बुलेट सारी इस गन के अंदर थी, ये गन पर्सन के हाथ में था, और इस पूरे सिस्टम का मास हमारे पास था 100 kg। अब क्या हुआ, अभी जो पर्सन है ये किसी स्मूथ सरफेस पे खड़ा है और वो 10 शॉट्स फायर करता है 5 सेकेंड के अंदर। मीन्स मान लेते हैं हम, ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम विथ अ मजल वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं। तो जो पूरा सिस्टम है इसका जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जब पर्सन ने बुलेट फायर नहीं की थी उस केस में क्या था, ये जो पूरा सिस्टम था इसको हम मान लेते हैं एम, गन पर्सन एंड पर्सन की जो पूरा सिस्टम है इसको मान लेते हैं हम एम। तो एम किसके इक्वल हो गया हमारे पास में 100 kg के इक्वल। तो उसको इक्वेशन लिख सकते हैं एम मल्टीप्लाइड बाई V1। अब यहाँ पे V1 क्या है, V1 है कि जो पर्सन एंड जो गन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियली दोनों रेस्ट की कंडीशन में, पर्सन भी गन लेके हाथ में खड़ा है तो उस समय दोनों रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में एंड पर्सन भी रेस्ट में। प्लस अब हम अनदर सिस्टम लेते हैं जो बुलेट्स का है, तो गन के अंदर बुलेट्स का मास मान लेते हैं हम क्या है, एम बुलेट्स है। जो पर्सन है ये कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है, ये 10 बुलेट्स फायर कर रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि एन बुलेट्स है हमारे पास में, एंड जो पर बुलेट है उसका मास क्या है, एम है, स्मॉल एम। मीन्स 10 बुलेट्स है एंड पर बुलेट का मास क्या है 10 ग्राम है, तो टोटल ये मास होगा, मल्टीप्लाइड बाई यू कर देते हैं। यू मीन्स जो बुलेट है वो इनिशियली किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो क्या होगा, जो इनिशियली यू भी हमारा रेस्ट की कंडीशन में, तो मीन्स बुलेट्स भी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, एंड जो पर्सन एंड गन की वेलोसिटी है वो भी 0 होगी। तो मीन्स पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। जब इनिशियली हमारा पूरा सिस्टम रेस्ट की कंडीशन में, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो पूरा 0 है। अब बात करते हैं जब पर्सन ने गन से गन फायर करी, बुलेट्स फायर की, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, इसको लिखते हैं पी फाइनल। मीन्स फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, अभी जो पर्सन है इस पर्सन के इसने कितनी बुलेट्स फायर की, तो फायर कितनी की इसने मान लेते हैं एन बुलेट्स फायर किए, पर बुलेट का मास है हमारे पास स्मॉल एम, एंड जो बुलेट्स है उसकी वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मजल वेलोसिटी है ये क्या है हमारे पास में 800 मीटर पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी मीन्स जो बुलेट्स है ये हमारी गन से किस स्पीड से बाहर निकल रही है, तो वो हमें गिवन है, तो इसको हम मान लेते हैं यू मान लेते हैं। तो ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम बुलेट्स का। प्लस अब जो ये पर्सन है बुलेट फायर करता है, तो पूरे सिस्टम का मास क्या था, एम था। अब इसमें से में क्या हुआ, बुलेट्स कितनी निकली, एन बुलेट्स फायर की इसने पर्सन ने, और पर बुलेट का मास क्या होगा, स्मॉल एम माना हमने, मल्टीप्लाइड बाई
अभी जो पर्सन जैसे ही बुलेट फायर करता है तो देख रहे होंगे कि जो बुलेट है इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो बुलेट पे भी लगेगा, ये जो गन है गन पे भी लगेगा, और जो पर्सन गन को पकड़ के खड़ा है उस पर भी लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। मीन्स किस वेलोसिटी से गन हमारी पीछे की साइड में मूव होती है एंड पर्सन के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं वो वेलोसिटी है कैपिटल वी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। एन मीन्स हमने माना था कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है, जनरलाइज केस लिया था हमने, 10 बुलेट्स फायर कर रहा है। पर बुलेट का मास क्या है? 10 ग्राम है। अब ग्राम है, ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी के अंदर, तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई। अब जो बुलेट से किस वेलोसिटी से बाहर निकली थी? वो निकली थी 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस अब क्या था, जो हमारा ओवरऑल मास था सिस्टम का, वो क्या था हमारे पास में? 100 था। इस वजह से हमने कितनी बुलेट्स फायर करी? 10। पर बुलेट का मास था 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई वी। वी हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि जो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? रिकॉइल वेलोसिटी को ही फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? कैपिटल वी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? 80 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 999 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई वी। अब इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे? अब बात क्या आती है, ये जो वेलोसिटी थी, हमने गन की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी हमने क्या मानी थी? इस डायरेक्शन में मानी थी। यू वेलोसिटी से हमारी जो मजल वेलोसिटी थी, बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और जो पर्सन है उसके ऊपर जो वेलोसिटी मिलेगी, मीन्स हमारी रिकॉइल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो मीन्स इसको हम लेंगे माइनस वी। इसको अगर माइनस वी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस। और ये जो क्या था, ये टोटल हमारा ये था फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? पी इनिशियल के। और इनिशियल मोमेंटम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 80 इज इक्वल टू 999 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई वी। तो इससे v की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें? 0.8 मिल जाती है v की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है, ये जो 0.8 मीटर पर सेकेंड है, इसकी हमने ऑलरेडी डायरेक्शन एज्यूम कर लिया कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। दैट्स वाई हमारी जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है। अब बात आती है, जो पर्सन है, इस पर्सन में फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा होगा? तो फोर्स के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं? फोर्स किसके इक्वल होता है हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मोमेंटम में चेंज हुआ कितने टाइम के अंदर? तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? चेंज कैसे डिनोट करते हैं हम? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। तो पी फाइनल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या था हमारे पास में? तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आई थी हमारे पास में 80। फाइनल मोमेंटम हमारे पास 80 है। एंड जो टाइम टेकन है, टाइम कितना लिया इसने? तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो बुलेट्स फायर करने में टाइम कितना लगता है? 5 सेकेंड लगता है। इसको हम लिख देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 16 न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, ये किसके हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? दैट इज -0.8 मीटर पर सेकेंड एंड 16 न्यूटन। हमारी जो वैल्यू आई है वो +0.8 मीटर पर सेकेंड इसलिए आई है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डायरेक्शन है इसकी अपोजिट डायरेक्शन एज्यूम कर ली थी। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? कि जो डायरेक्शन होगी रिकॉइल वेलोसिटी की वो अपोजिट होगी बुलेट के डायरेक्शन से, और हमने ये ऑलरेडी इस इक्वेशन के अंदर माइनस साइन पुट पहले ही कर लिया था, इसलिए हमने जो वैल्यू आई हमारी वो आई है पॉजिटिव 0.8 मीटर पर सेकेंड। एंड जो फोर्स लगेगा इस पर्सन के ऊपर, जो ये बुलेट आगे फायर करेगा उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? 16 न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स having mass 1:3 respectively. Parts having same mass move in a perpendicular direction with velocity 30 meter per second. Then the velocity of bigger part will be. Means जो सेम केस है हमारा स्टोन वाला जो केस था, स्टोन का जो एक्सप्लोड किया था,
वही सेम केस ये है कि एक स्टेशनरी बॉम्ब है यहाँ पे, इसका मास क्या गिवन है इनिशियली 1 kg एंड ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। जो फर्स्ट पार्ट है इसका मास का रेशियो है 1m, सेकेंड पार्ट का रेशियो भी 1 है एंड जो थर्ड पार्ट होता है उसका रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो सेम मास के थे दो जो हमारे पार्ट थे बॉम्ब के, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड ये भी मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो थर्ड पार्ट होगा, ये जो v3 मानते हैं इसको हम, v3 की वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड पार्ट किस मास से मूव करेगा। तो इसके लिए हम वापस लॉ ऑफ कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख लेते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियली जो बॉम्ब था जब एक्सप्लोड नहीं हुआ था उस केस में क्या था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी एंड इसकी वैल्यू v की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इनिशियली मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया पूरे सिस्टम का 0। एंड जो फाइनल मोमेंटम होगा, अब हम क्या एज्यूम करते हैं, टोटल मास क्या था, m था। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका मास क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा, ये पार्ट्स 3, 1 एंड 1, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम m मानते हैं तो फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या हो जाएगा, m/5, सेकेंड का रेशियो हो जाएगा m/5 एंड थर्ड पार्ट का रेशियो हो जाएगा 3m/5। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m ही मिलता है। तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जो बॉम्ब था उसको। तो जो फर्स्ट पार्ट था इसको हम लिख लेते हैं p1 फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम प्लस p2 एंड प्लस p3 मीन्स थर्ड पार्ट का मोमेंटम। ये तीनों पार्ट का जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल क्यों है, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम हमारा किसके इक्वल था, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये है हमारा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, जो p3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी इससे हमें, माइनस ऑफ p1 प्लस p2। अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। p3 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तीनों की अलग अलग वैल्यूज लिख लेते हैं हम। p1 की वैल्यू होगी m1 इंटू v1। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका मास क्या है हमारे पास में m/5 एंड जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या गिवन हमें 30 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप डायरेक्शन। मीन्स इसको एक्स डायरेक्शन में मान रहे हैं हम, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे हम 30 आई कैप। एंड जो p2 है, p2 की भी सेम वैल्यू मिल जाएगी हमें, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मास इंटू वेलोसिटी m/5 इंटू वेलोसिटी इसकी किसमें, p2 की हमारी y डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या लिख देंगे 30 j कैप। एंड जो p3 है, p3 की हमारे लेनी है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, मास क्या है p3 का 3m/5 मल्टीप्लाइड बाई v3 हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो सब वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, 3m/5 इंटू v3 वैक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 की वैल्यू हमारे पास m/5 इंटू 30 आई कैप प्लस p2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में m/5 इंटू 30 j कैप। तब इससे हमें क्या मिल गया इक्वेशन से, दोनों साइड से हम m से m कैंसिल आउट कर देंगे एंड ये जो 5 है 5 भी सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन क्या मिल गई हमें, v3 विल बी इक्वल्स टू, एंड जो 3 है 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा दोनों इक्वेशंस के अंदर एंड ये जो वैल्यूज हो जाएगी 30 की जगह हो जाएगा 3 से, अगर इसको कैंसिल आउट करें हम ये हो जाएगा 10 एंड ये भी हो जाएगा 10। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या मिली, -10 आई कैप एंड -10 जे कैप। तो v3 का हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर वैल्यू मिल गई हमें। अब इसकी हम अगर मैग्नीट्यूड देखें, v3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो v3 का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, √ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10√2। तो जो थर्ड पार्टिकल होगा हमारा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो मूव करेगा 10√2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10√2 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity of 25 meter per second. The velocity of the other part is,
तो मान लेते हैं हमारे पास में क्या था, ये रॉक मान लेते हैं हम, ये रॉक है, इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया। इसको किस डायरेक्शन से हमने इसको थ्रो किया, वो वेलोसिटी की थी हमने 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको हमने थ्रो किया। एंड आफ्टर 5 सेकेंड मीन्स t इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ इस पोजीशन में आ जाता है। एंड उस टाइम पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अब इसके बाद क्या होता है, सडनली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट में ब्रेक होता है वो किस वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये करता है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव। एंड जो इसका मास है, मास क्या गिवन है, 400 ग्राम्स मीन्स 0.4 kg। एंड जो सेकेंड पार्ट है, अगर ये 0.4 kg है तो ये क्या हो जाएगा 0.6 kg, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ओवरऑल मास क्या गिवन है ऑब्जेक्ट का हमारा 1 kg। अब हमें कैलकुलेट करना है जो सेकंड पार्ट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। पर उससे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने स्टोन थ्रो किया था ये, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ वेलोसिटी इसकी चेंज आएगा, क्योंकि 5 सेकेंड बाद में कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वो चेंज क्या आएगा वो कैलकुलेट करते हैं पहले। तो उसके लिए हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दी थी, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी हमने 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कौन सा एक्ट कर रहा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसके ऊपर जी एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ जी। माइनस ऑफ जी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन हमें 10 लेनी है जी की वैल्यू ग्रेविटेशन की। एंड टाइम क्या ले रहे हैं 5 सेकेंड, मीन्स आफ्टर 5 सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या मिल जाएगा 100 माइनस 50। तो इससे फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिल गई 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो हमारा स्टोन था वो t इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। एंड इस वेलोसिटी से मूव करते हुए ये ऑब्जेक्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तब इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, मीन्स p इनिशियल विल बी इक्वल टू p फाइनल, मीन्स मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जो मास था हमारा, इसका मास क्या था ऑब्जेक्ट का हमारा 1 kg, मास में कोई चेंज नहीं आएगा टाइम t इक्वल टू 5 पे। एंड जो इसकी वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या थी इसकी 50 मीटर पर सेकेंड। अभी जब एक्सप्लोड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, यहाँ ब्रेक हो जाता है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका हमें क्या गिवन है, मास गिवन है 400 ग्राम्स। तो 400 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.4 kg। एंड इसकी जो वेलोसिटी है कम्स डाउन विथ अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड कैसी वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इसको हम लेंगे नेगेटिव में। ये क्या हो जाएगा -25 प्लस जो m2 है m1 0.4 है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6 एंड 0.4 दोनों मिलके क्या बना लेंगे 1 kg मल्टीप्लाइड बाई v2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 50 इज इक्वल टू -10 प्लस 0.6 v2। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई 60 इज इक्वल टू 0.6 v2 एंड v2 की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। अब जो v2 की वैल्यू मिली हमें, ये क्या मिली पॉजिटिव वैल्यू मिली है, मीन्स जो सेकंड पार्ट होगा वो कैसे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ सेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। मीन्स हमारे पास में एक शेल है, ये शेल क्या होती है 4 अनइक्वल पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड हो जाती है, मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अब इस केस के अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सी चीज कंजर्व रहती है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है मोमेंटम एंड सी है काइनेटिक एनर्जी। अब मान बात आती है कि एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसी एनर्जीज होती है, ये होती है
मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जब ये हमारा शेल जब एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोड करके 4 पार्ट्स में जब ये कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, एक्सप्लोड होने से क्या होगा, एक्सप्लोड होने से साउंड निकलेगी एंड हीट जनरेट होगी। और क्या जनरेट होगा हमारे पास में, लाइट निकलेगी। अब ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें कैसे, इनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास में, ये जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इनको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जीज। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जीज होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन सब फिनोमिनास के अंदर, साउंड में, लाइट में, हीट में। तो ये चीज़ें तो हमारी कंजर्व रह नहीं सकती। जब हमारा सिस्टम था सेल जो ओरिजिनल कंडीशन में था, एंड जब सेल एक्सप्लोड हो गया, तो उस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या बचता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्व कब रहता है हमारे पास में, जब हमारे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया गया हो। तो हमारी जो सेल थी, सेल के ऊपर कोई किसी भी तरह का फोर्स हमने एक्ट नहीं किया था। एंड ये जब सेल हमारी एक्सप्लोड होती है, तो एक्सप्लोड किस लिए हो रही है, ये इंटरनल फोर्सेज की वजह से एक्सप्लोड हो रही है। जो भी फोर्सेज थे इसके इंटरनल थे, इंटरनल फोर्सेज की वजह से एक्सप्लोड हुई एंड 4 पार्ट्स में, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो जो डिवाइड होगी इसके ऊपर भी हमारे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या बोलता है, जब भी हमारे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा हमारे सिस्टम का, वही किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। मीन्स जो हमारा शेल था ओरिजिनल कंडीशन में जब था, उसका जो मोमेंटम होगा, और ये जो चारों पार्ट्स हमारे 4 पार्ट्स में जब डिवाइड होता है, उससे जो मोमेंटम मिलेगा, ये दोनों मोमेंटम हमारे कंजर्व्ड रहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज ऑफ 1 kg मास, बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। मीन्स हमारे पास में गन गिवन है ये। अभी जो गन है, इस गन से हम फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, और जो बुलेट है इसका मास क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 200 ग्राम्स, मीन्स 0.2 kg। बुलेट की किस स्पीड से बुलेट हमारे इस गन से बाहर निकल रही है, तो स्पीड गिवन है हमारे पास में 5 मीटर पर सेकेंड। एंड ये जो गन है इसका मास गिवन है 1 kg। तो हमें अब कैलकुलेट करना है कि जो गन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर किस वेलोसिटी से मूव करेगी जब हम बुलेट फायर करते हैं गन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। अभी सिस्टम के वो बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं किया है हमने, तो इसीलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इस गन का, गन इनिशियली क्या है, कैसी कंडीशन में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। एंड जो बुलेट है ये भी कैसी कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में है। बुलेट गन के अंदर है एंड गन स्टेशनरी कंडीशन में। तो मीन्स क्या होगा, पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0। एंड जो फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा वो देखते हैं। अभी जो बुलेट है, बुलेट का मान लेते हैं मास m1 है, किस वेलोसिटी से मूव करेगी, 4 डायरेक्शन में, ये मूव करेगी u1 वेलोसिटी से। मीन्स बुलेट यहाँ से बाहर निकली। और क्या होगा इसके बाद में, जब बुलेट फायर होगी उस टाइम पे क्या होगा, जो गन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिकॉइल करेगी। तो गन का मास मान लेते हैं m2, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये कर रही है v2 वेलोसिटी से। तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में v2 कैलकुलेट करना है कि जो गन है हमारी ये रिबाउंड किस वेलोसिटी से होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो v2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास में, m1 u1 डिवाइडेड बाई m2, एंड ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 क्या है, बुलेट की मास, बुलेट का मास है हमारे पास में 0.2 kg। एंड बुलेट किस स्पीड से निकली गन से बाहर, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड जो हमारी गन है, गन का मास क्या है हमारे पास में, वो है 1। तो इससे हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, -1 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो गन है हमारी ये किस डायरेक्शन से मूव करेगी, -1 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से मूव करेगी। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को। मीन्स जो गन है हमारी, बुलेट हमारी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाएगी, एंड जो गन है हमारी ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी जो गन है वो रिबाउंड करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्वेश्चन 28। इस क्वेश्चन में बोला गया है,
A particle moving with velocity v vector is acted by three forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR वेक्टर, इंक्रीजेज डिक्रीजेज एंड रिमेन्स कांस्टेंट. मीन्स इस क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास में एक हमारे पास पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से. अब इसके ऊपर तीन फोर्स ऐड कर रहे हैं. पहला फोर्स कौन सा ऐड कर रहा है? RQ वेक्टर. दूसरा फोर्स ऐड कर रहा है PR वेक्टर एंड थर्ड फोर्स ऐड कर रहा है QP वेक्टर. अब हमें कैलकुलेट करना है कि इन तीनों फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट हमारा पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन फोर्सेज का. तो फोर्सेज का इफेक्ट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है हमें कि कोई भी दो वेक्टर है, अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है, मान लीजिए दो वेक्टर को हम ट्रायंगल की साइड से डिनोट करते हैं, मीन्स RQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर. इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी इन अपोजिट ऑर्डर. मीन्स इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये आएगा R वेक्टर. तो आप देख सकते हैं कि RQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर विल बी इक्वल टू R वेक्टर. एंड इस डायग्राम से हम क्या देख सकते हैं कि जो QP वेक्टर है, ये QP वेक्टर किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है? इस डायरेक्शन के अंदर. एंड जो R वेक्टर ऐड कर रहा है, ये कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो R वेक्टर होगा ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ QP वेक्टर के. तो ये जो वैल्यू है R वेक्टर की, ये हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर. तो हमें क्या मिल जाएगा? RQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ QP वेक्टर. माइनस को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें? RQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू 0. मीन्स इन जो तीन फोर्सेज ऐड कर रहे हैं हमारे पास में, इन तीनों फोर्सेज का जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. जब इन तीनों का जब नेट इफेक्ट 0 के इक्वल होगा तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट था v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. ये तीनों फोर्सेज एक्ट कर रहे थे, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड जो नेट इफेक्ट मिलेगा इन्हें, इनका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो मीन्स हमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन्स कांस्टेंट. वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 29. Three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. Means हमें तीन फोर्स गिवन है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. अब हमें बोला गया है कि इनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट सिर्फ y डायरेक्शन के अंदर एक्ट करना चाहिए. ये फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? x डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो x डायरेक्शन के अंदर हमें एक फोर्स ऐड करना पड़ेगा. इस फोर्स को हम मान लेते हैं हमने x फोर्स ऐड किया है x डायरेक्शन के अंदर. अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगा? जो x डायरेक्शन के नेट फोर्स लग रहे होंगे उन सब नेट फोर्सेज को बैलेंस कर देगा. बैलेंस करके ये जो नेट फोर्स है इन x डायरेक्शन, उसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी इससे. अब पूछा गया है कि हमें मिनिमम कितना फोर्स ऐड करना चाहिए ताकि हमें जो रिजल्टेंट मिले वो सिर्फ y डायरेक्शन में मिले, x डायरेक्शन के अंदर नहीं मिले. इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि x डायरेक्शन के अंदर जितने भी फोर्सेज है उनको 0 करने के लिए हमें कितना फोर्स इस पे ऐड करना पड़ेगा. जो x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको वो बैलेंस आउट कर रहा है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं हम कि x डायरेक्शन के लिए x डायरेक्शन में कितने फोर्स ऐड कर रहे होंगे, तो उनको कर रहे होंगे हमारे पास Fx इक्वल टू 0. मीन्स f डायरेक्शन में जितने भी नेट फोर्स है वो हमें 0 के इक्वल करने हैं. तो सबसे फर्स्ट फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, तो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं x डायरेक्शन के अंदर. तो मीन्स 1 cos 60 प्लस ये 60 है एंड ये भी 60 डिग्री एंगल होगा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 प्लस इसका आ जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री एंगल. तो ये ऐड किस डायरेक्शन में कर रहा है? ये ऐड कर रहा है -4 cos 60. इसका जो कंपोनेंट आएगा वो -x डायरेक्शन में आएगा, इसलिए हमने इसको लिया -4 cos 60 एंड प्लस x इज इक्वल टू 0. ये हमने एडिशनल फोर्स ऐड किया है ताकि इन फोर्सेज को बैलेंस आउट कर सके. उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें?
ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 0.5 न्यूटन। मीन्स एक्स डायरेक्शन के अंदर हमें एक 0.5 न्यूटन का फोर्स ऐड करना पड़ेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्स डायरेक्शन जितने भी फोर्सेज ऐड कर रहे हैं वो सब फोर्सेज किसके इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे। और जो नेट फोर्स होगा वो सिर्फ किस डायरेक्शन में मिलेगा, हमें वाई डायरेक्शन के अंदर। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्सेज सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मीन्स हमें इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे फर्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब किसी भी चीज को जब हम रोल करते हैं, मीन्स इसका एक एग्जांपल देखते हैं। किसी भी चीज को अगर बॉल है, इस बॉल को अगर हमें फ्लोर के ऊपर अगर रोल कराने को बोले तो इसके केस में हमें क्या मिलेगा, जो फ्रिक्शन मिलेगा वो लेस मिलेगा। इन केस ऑफ अगर किसी चीज को हम स्लाइड करें, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर किसी चीज को हम स्लाइड करते हैं तो इसमें हमें क्या लगना पड़ता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है मीन्स इस केस में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर। मीन्स जब किसी भी चीज को रोल करते हैं तो उस टाइम में हमें फ्रिक्शन की वैल्यू काफी कम मिलती है। तो ये ऑप्शन क्या बोला गया, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। तो मीन्स जो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। सेकंड क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसकी इक्वल होती है। अब कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक हमें फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल लेते हैं हम, फोर्स किसकी इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। मीन्स जो लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसीलिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सेकेंड होता है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, जब हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ऐड करते हैं तो फ्रिक्शन कैसे ऐड करता है, अपोजिट टू द मोशन। मीन्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन को। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अब जो कोफिशिएंट होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, मीन्स म्यू एस की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाती है, फोर्स अपॉन एन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, इसकी यूनिट होती है फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। एंड जो नॉर्मल रिएक्शन ये भी एक तरह का फोर्स है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो जो म्यू एस की वैल्यू होती है ये कैसी हो जाती है, डायमेंशन लेस होती है, ये इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो इसकी डायमेंशन लेंथ के इक्वल नहीं, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये जो फोर्थ आंसर है हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।